अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी मुज़ाकराती टीम जो है वो इस्लामाबाद पहुंच रही है। ख़ुद ट्रंप साहब ने अपने बयान के अंदर इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि जेडी वैंस, विटकॉफ और कुशनर तीनों जो मुज़ाकराती टीम का लास्ट टाइम भी हिस्सा थे वो नेक्स्ट राउंड के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं और आज रात किसी वक्त पहुँच जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को कॉल किया था, मसूद पज़ेश्कियान को, और अभी से थोड़ी देर पहले इसहाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अब्बास इराक़ची को कॉल किया। तो मोस्ट लाइकली उधर से भी डेलीगेशन वही आएगा। अब ट्रंप साहब का एक बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनको लगता है कि अगर डील न्यूक्लियर के ऊपर हो रही हो तो फिर वो दस्तखत करने खुद इस्लामाबाद आ सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर ट्रंप ने दस्तखत करने हैं तो दूसरी तरफ से मसूद पज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं, फिर उनको भी प्रोटोकॉल वाइज उनको भी यहाँ होना चाहिए। तो ये नेक्स्ट 2-3 डेज आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। 2-3 मुतालबात ऐसे हैं जिस पे दोनों को फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। डील करने के लिए जितना जल्दी कर लें, दोनों की भलाई उसी में है। जितना ड्रैग करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा फैक्टर उसके अंदर इसराइल डाल देगा या कोई और डाल देगा। वो जो स्पॉइलर वाला रोल है ना, वो सबसे ज़्यादा नेतन्याहू से ही तवक्को रखनी चाहिए। सबसे साजिशी जहन भी उसी का है और सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जारियत भी उसी ने की है। ट्रंप को भी घेर के वही इस जंग में लेकर आया, जिसकी आज उस ट्रंप को वजाहत करनी पड़ी कि नहीं, मुझे इसराइल ने कायल नहीं किया था, मैं 7 अक्टूबर के हमलों के बाद सोच लिया था कि ये ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। तो अब ट्रंप की जो सुई है वो एक चीज़ के ऊपर ही फंसी हुई है। जितनी ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया स्टेटमेंट्स और इंटरव्यूज़, उसके अंदर वो कहते हैं ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन, वेरी क्लियर इंडिकेशन कि उनके लिए अब फोकस पॉइंट या उनके लिए जो विनिंग ट्रॉफी है वो ये होगी कि ईरान से एक एग्रीमेंट कर लें कि जिसमें ईरान ये तय कर दे कि हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। ये उसकी विक्ट्री होगी, ये विनिंग ट्रॉफी होगी जिसको जाके वो अमेरिकी अवाम को बेचेगा कि मैंने ईरान से उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम ले लिया। ईरान को अब जवाब में चाहिए कि गारंटी करे अमेरिका कि 6 महीने बाद दोबारा हमला नहीं करेगा। जून में भी किया था, 28 फरवरी को दोबारा हमला कर दिया। दूसरा, उसके ऊपर जो इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं वो ख़त्म करेगा और उसके जो एसेट्स फ्रीज़ हुए हुए हैं, और वो फिगर बहुत लंबी चौड़ी है। बाज़ एस्टिमेट्स शो करते हैं कि 8 से 10 अरब डॉलर है और बाज़ एस्टिमेट्स शो करते हैं कि 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। कमर्शियल बैंकों ने भी फ्रीज़ किया हुआ है, यूएई ने भी फ्रीज़ किया हुआ है, अमेरिका ने फ्रीज़ किया हुआ है, यूरोपियन यूनियन ने फ्रीज़ किया हुआ है। तो वो सारे पैसे अपने एहसास से चाहेगा कि उसको ईरान को वापस मिल जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर दोनों को बैक वक्त मूव करना पड़ेगा। जो इंटरनेशनल वाटरवेज़ के लॉज़ हैं, जो डिफाइंड लॉज़ हैं यूएन के मुताबिक, वही एप्लीकेबल होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, और अमेरिका भी पीछे हटेगा एक कदम और इसी तरीके से ईरान भी एक कदम पीछे हटेगा। फिर एक और बड़ी कंट्रोवर्सी आ जाती है स्टॉक पाइल्स के हवाले से, जिसका क्लियर जवाब अभी तक मेरे पास नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली ये 2 तरीके से तय होगा इशू। एक तो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के सेफगार्ड्स के नीचे इसको डाउनग्रेड कर दिया जाए, क्योंकि ईरानी किसी संदूक में बंद करके ये सारा स्टॉक पाइल जो है ये अमेरिका को नहीं देंगे। ये सियासी तौर पर एक ख़ुदकुशी के मुतरादफ होती है ये चीज़, लोग उसको पसंद नहीं करते। दूसरा, इसका मुतबादल हल ये है कि आप रूस के साथ 2015 में इन्होंने एक अरेंजमेंट किया था इसी टाइप का, तो रूस के साथ कर लें, चाइना और पाकिस्तान के साथ मिल के कर लें और उसको IAEA के सेफगार्ड्स के नीचे ईरान से निकाल के इन ममालिक को भेज दिया जाए, या उसको डाउनग्रेड करके किसी सिविल न्यूक्लियर यूज़ या किसी एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च वर्क के लिए दोबारा ईरान को दे दिया जाए। तो इस तरह के मामलात के ऊपर ही आगे बढ़ सकते हैं। ये टाइम अभी का है, अगले 2 से 3 रोज़ के अंदर जिसके अंदर इनको पेशरफ्त करनी चाहिए। अगर किसी एक पार्टी ने कुछ ओवर प्ले या स्मार्ट करने की कोशिश की तो नुकसान दोनों का है। अगर कोई ये समझता था अमेरिका शुरू में कि मैं आर्म ट्विस्टिंग करके ईरान को दबाऊंगा और ये लेके निकल जाऊंगा, तो ईरानी एक चीज़ के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि आपने दहाइयों से हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं, 2-3 दफ़ा हमारे ऊपर बमबारी कर चुके हो, जंग कर चुके हो, जून में न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह किया था, इस्फहान, नेतन्स और फर्दो के ऊपर सारे अटैक किए थे, वो 30,000 पाउंड वजनी बम गिराए थे। अब 40 रोज़ बमबारी कर ली है, वो उनके आयतुल्लाह ख़ामेनाई की शहादत हो गई है, तो अब वो कहते हैं और तुम क्या कर लोगे, 4 और बिल्डिंग भी गिरा दो। तो दे आर रेडी एक्चुअली। तो एक इंटरनेशनल मार्केट्स की पोजीशन है जो उन्होंने हॉर्मुज़ बंद करके देख लिया कि पूरी दुनिया घुटने टेक दिए एनर्जी क्राइसिस की वजह से। तो ये एक सूरत हाल बड़ी क्लियर रहनी चाहिए ट्रंप के सामने कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन मत रखें, ब्लैकमेलिंग से काम नहीं चलेगा। दोनों को फ्लेक्सिबल होना चाहिए और दोनों के लिए गेन है इसमें। दोनों के लिए गेन इस तरीके से है कि ईरान फौरी तौर पर रिकन्स्ट्रक्शन में जा सकता है, लोगों की हालत बुरी है, लोगों की अपनी हालात ज़िंदगी बेहतर कर सकता है, वहाँ तरक्की का अमल शुरू हो सकता है। और अमेरिका एक विक्ट्री ट्रॉफी चाहता है न्यूक्लियर वाली, तो वो उसको मेरा ख्याल है होपफुली ईरान जो है फ्लेक्सिबल है। ओमान के जो मुज़ाकरात का राउंड था 26 फरवरी में, उसमें भी ईरान फ्लेक्सिबल था, लेकिन इन्होंने 28 फरवरी को अटैक करके वो एग्रीमेंट होने नहीं दिया। तो अब उसकी दोबारा उम्मीद है कि उन्हीं लाइन्स के ऊपर नए सिरे से एक
एग्रीमेंट होगा। में हमारे साथ शुरा हैं, स्टूडियोज़ में हैं जनरल तारिक रशीद साहब, इसके अलावा एडमिरल फैसल शाह साहब हमारे साथ हैं, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे जलील अब्बास जिलानी साहब भी हमारे साथ हैं। जलील अब्बास जिलानी साहब से स्टार्ट करते हैं। जिलानी साहब, जो मुज़ाकरात के अंदर दोनों साइड्स पॉस्चरिंग तो करती हैं, लेकिन बाद बड़े गर्मा गर्म बयानात भी नज़र आते हैं, तो आपको क्या नज़र आता है मुज़ाकराती राउंड में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? जी थैंक यू मलिक साहब अपने प्रोग्राम में लेने का। मुश्किलात तो ज़रूर खड़ी की जा रही हैं इस मुज़ाकरात के दौरान, लेकिन और ये जो ईरानी जहाज़ के ऊपर अमेरिका की तरफ से एक जो अटैक आया है वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है। लेकिन जिस किस्म की सफारती कोशिशें पाकिस्तान ने की है और जिस तरीके से वो मीडिएशन के लिए एफ़र्ट कर रहा है, तो मैं एक यकीन से कह सकता हूँ कि वो एफ़र्ट ज़रूर कामयाब होगी। मसले मसाइल काफ़ी हैं और पेचीदा हैं, इश्यूज़ भी काफ़ी पेचीदा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बातचीत जारी रहे, दोनों साइड्स पेशेंस दिखाएं और दोनों एक दूसरे की कंफर्ट लेवल का ख्याल रखें, और जो स्पॉयलर्स हैं, इज़राइल हो गया या बाकी और कुछ स्पॉयलर्स अगर हैं, तो उनको भी अपना दूर रखने की ज़रूरत है। और अगर ये चीज़ें कर ली जाएं तो मेरा ख्याल है कि वो ज़रूर अपना मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और किसी न किसी नहज पे ज़रूर कामयाब होंगे। अच्छा सर, एक जो अमेरिका की तरफ से फरमाइश है कि वो स्टॉक पाइल ईरान छोड़ दे, तो स्टॉक पाइल ईरान को छोड़ते हुए काफ़ी मुश्किलात लगता है कि वो लोगों का रद्दमल भी देखते हैं। उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, क्या रास्ता निकल सकता है? कोई IAEA के सेफ गार्ड या कोई फ्रेंडली कंट्रीज़ का कोऑपरेशन का क्या रास्ता मुमकिन है? जी नदीम साहब, वो न्यूक्लियर का मसला काफ़ी पेचीदा है, लेकिन न्यूक्लियर के अलावा मैं कहूँगा कि जो जितने भी मसले मसाइल हैं, जो 5-6 इश्यूज़ हैं जो कि टेबल पे हैं, वो सारे के सारे बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। देखिए कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका चाहता है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल ही अबेंडन कर दे, और जो एनरिचमेंट है, यूरेनियम एनरिचमेंट, उसको बिल्कुल ज़ीरो पे लेके आए। और तीसरा वो चाहते हैं कि जो स्टॉक पाइल्स हैं जो ऑलरेडी ईरान के पास हैं, उनको भी या तो डाउनग्रेड कर दे और उनको ज़ाय कर दे या किसी तीसरे मुल्क के हवाले कर दे। तो ये इस किस्म के मुतालबात उनकी तरफ से आए हैं, जो कि अभी तक ईरान को, जो मेरी समझ में आया है, वो ईरान को काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इसके अलावा, न्यूक्लियर के अलावा भी अगर आप देखें तो मिसाइल प्रोग्राम भी एक इशू है, वो भी काफ़ी बड़ा इशू है। फिर इसी तरीके से जो हार्मोज का मसला है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता नज़र आ रहा है। फिर अपना जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके कंसर्न्स हैं। फिर सैंक्शन इशू है। सैंक्शन इशू आपको मालूम है कि पिछले 50 साल से कोई एक सैंक्शंस तो नहीं है, कोई 3 किस्म की मुख्तलिफ सैंक्शंस हैं। एक अमेरिका की डायरेक्ट सैंक्शंस हैं जो कि उन्होंने ईरान के ऊपर इम्पोज़ की हुई हैं। दूसरा यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस हैं, और तीसरा UN सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस हैं। अब और फिर एसेट्स का भी इशू है। और फिर जो अमेरिका की ये भी ख्वाहिश है कि जो ग्रुप्स हैं, जिनको मुख्तलिफ ग्रुप्स जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर हैं, जिनको ईरान की सपोर्ट हासिल है, जिसमें कि हिज़्बुल्लाह है, हमास है, हुतीज़ हैं, तो वो भी सपोर्ट बंद की जाए। जबकि ईरान का ये है जो नुक्ता नज़र कि ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस का अपने अपने ममालिक का हिस्सा हैं, और ऑब्वियसली जिस तरीके से बाकी ममालिक के किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ताल्लुकात होते हैं, तो हमारे भी उनके साथ ताल्लुकात हैं, तो इस नौइयत के हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये बातचीत अगर जारी रहती है और जारी रहनी चाहिए, तो बातचीत के ज़रिए वो हल ज़रूर इसका निकल आएगा। जनरल तारिक साहब, आपसे चाहूँगा कि JD वैंस का दोबारा आना और ख़ुद ट्रंप का ये कहना कि अगर कोई अच्छी आउटकम होगी तो मैं ईरानी क़यादत से ख़ुद भी बात करने के लिए तैयार हूँ, तो आई थिंक वहाँ पे होप्स हैं कि कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। और ट्रंप एक हाथ से तो डराते हैं कि बमबारी कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तैयार बैठे हुए हैं। साथ दूसरी में ये भी अगले जुमले में कह देते हैं कि ईरानियन से बात भी हो सकती है, मैं उनसे मिल भी लूँगा, डील हुई तो मैं खुद साइन भी कर लूँगा। तो देयर इज़
कैच इन इट जिसमें थोड़ा सा वो गुंजाइश रखते हैं दोनों तरफ के लिए। बिल्कुल। देखिए अगर वो कह रहे हैं ना, इसका मतलब है कुछ ना कुछ है बातचीत, कुछ है आगे कुछ है, प्रोग्रेस। तभी तो कह रहे हैं ना कि मैं भी शायद चला जाऊं। और साथ ये भी उन्होंने ट्वीट में कहा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ईरान में अब कोई नई लीडरशिप आ चुकी है और ये अगर ये स्मार्ट लोग हों तो ये डील कर लेंगे। और जब से हमारे फील्ड मार्शल साहब वहाँ से होके आए 3 दिन का विजिट करके, तो देखें कि एक अच्छी खासी पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग तो ईरान के साथ है। और जब बातचीत करके, और अभी जितनी भी स्टेटमेंट सारा दिन आती रही कि हम डेलीगेशन नहीं भिजवा रहे, बट उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो है फाइनली हम नहीं भेज रहे, वो सोच रहे हैं। और साथ लेकिन ये ज़रूर कहा कि मीडिएटर एक ही है और वो ईरानी असल में पाकिस्तान बड़ी है। मजे की स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं इन अमरीकी शराइत के साथ हम इनकी धौंस धांधली के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, लेकिन ये नहीं कहते कि पाकिस्तान नहीं जा रहे। हाँ, वो कहते हैं कि देखें मीडिएटर एक ही है, हुई टॉक्स तो पाकिस्तान में होंगी, लेकिन हमने जो देखा है पिछले 9 सदी में ऑलमोस्ट कि ये अमेरिकन बातचीत करके पीछे हट जाते हैं। वो तो यूनिवर्सल देखें, एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग है कि इंटेंशन आपकी ओवरनाइट चेंज हो जाती हैं, कैपेबिलिटी बनाने में टाइम लगता है। तो जो कैपेबिलिटी ईरान ने दिखाई है उसी ने मजबूर किया है अमेरिका को आके बात करना। अब देखें जो एक्चुअल इशू वो न्यूक्लियर का ही है, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए। उसी पे इन्होंने पिछले 1 साल में 2 दफ़ा हमला किया। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का तो देखिए इन्होंने मसला बना दिया है, खुद अमेरिका ने खड़ा किया, खड़ा कर दिया। अब देखिए आप 13,000 किलोमीटर का फासला है अमेरिका का स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से। भाई आप क्या कर रहे हो, 13,000 किलोमीटर दूर आके ब्लॉकेट लगा के खड़े हो गए हो। और कल ऊपर से ईरानी जहाज पे हमला कर दिया। अच्छा, उसको पकड़ लिया। भाई वो वहाँ से एग्जिट कर रहा था, इंटरनेशनल वाटर्स में था, और आपने उसको वार्निंग दी, उसको तो उसके बाद फिर ईरान थोड़ा बैक ट्रैक किया कि जी हम फिर बातचीत नहीं करते आपसे। और जब हिजबुल्लाह का उनसे वो सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुली हुई है। बट ट्रंप साहब ने कहा कि नहीं, हम तो ब्लॉकेट लगा के रखेंगे। भाई कैसे लगा के रखोगे, इंटरनेशनल बात वाटर्स है। जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान ने ट्रंप को ये कन्वे किया है कि आपकी ये जो पोस्चरिंग है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में, ये मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो बैक ऑफ पीछे तो हटो यहाँ से। दोनों को बताया। देखें कि आप काफ़ी सारा हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है। एक पॉजिटिव नोट पे इस्लामाबाद टॉक्स जो शुरू में हुई वो ख़त्म हुई थी, उससे बातचीत आगे चलनी चाहिए। ईरान के पास भी उनके बाद देखिए सैंक्शन लगी हुई हैं, और वो जब कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना, भाई अगर आपने वाकई नहीं बनाना, और अगर आप इमाम आपके जो रहनुमा है आयतुल्लाह साहब, उन्होंने अगर ये फतवा दिया हुआ है, आयतुल्लाह अली खमेनाई का फतवा है 2004 का, तो जी हमने नहीं बनाना, तो फिर ये क्यों 60% वेपन ग्रेड इनरिचमेंट, और क्यों इसको बढ़ा रहे हैं? आप पीसफुल उस पर्पज से इस्तेमाल करें। और ठीक है, अमेरिका के एक एक्सट्रीम पोजीशन है कि 0%, भाई 3 से 5% तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी के तहत आपको IAEA की तरह अलाउड है। 3 से 5% पीसफुल पर्पज की रखें, इवन 20% तक अलाउ है। 20% जब क्रॉस करते हैं वेपन ग्रेड में आ जाते हैं, उसके बाद फिर लोगों के रेड, उसके बाद मसाइल शुरू होते हैं। तो मेरा ख्याल है बेटर सेंस विल प्रिवेल। और ट्रंप साहब की जो लेटेस्ट ट्वीट आई है कि मैं खुद भी आ सकता हूं अगर बातचीत आगे बढ़ी, दैट मीन्स कि JD वाइस साहब तो आ रहे हैं, और अगर इस बातचीत में डेवलपमेंट होती है सब्सटेंटिव, तो शायद वो भी आ जाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि राउंड 2 तो बस होने जा रहा है, और शायद इसको राउंड 3 भी हो। आपको लगता है कि 3 भी हो? जी, मैं भी। एडमिरल फैसल साहब, आपकी असेसमेंट जानना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो आखिरी 3-4 घंटों के अंदर JD वैंस ने कुछ नई शर्तें आयद की। बाद लोगों का ख्याल ये है कि वो क्योंकि बार बार नेतन्याहू से और अमेरिका से वाशिंगटन में मुख्तलिफ अपने साथियों से मशवरा कर रहे थे, तो वहाँ से उनको ये गाइडलाइन मिली कि 0% एनरिचमेंट की कंडीशन भी लगा दें सिविल न्यूक्लियर यूज़ के हवाले से। हालांकि पहले ये गुंजाइश मौजूद है कि आप 2-4-5% जो चाहिए वो सिविल यूज़ के लिए कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा 20 साल के लिए 0 एनरिचमेंट। तो आपकी तवक्कुआत क्या है? बात आगे बढ़ेगी इस मसले के ऊपर? फ्लेक्सिबिलिटी दोनों दिखाएंगे या अटकाव फिर आएगा? नदीम साहब, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, उसमें मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि दोनों की डिमांड्स में फ़र्क क्या है। देखिए, ईरान की जो भी डिमांड्स हैं वो मुझे ये लगता है कि किसी न किसी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए हैं, UN चार्टर के अंदर रहते हुए हैं, NPT के फ्रेमवर्क के अंडर रहते हुए हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंडर रहते हुए हैं। तो वो चाहता है कि किसी न किसी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए हम कोई मुआहदा करें अमेरिका के साथ। अच्छा, वो कहता है कि NPT उसको इजाज़त देता है कि आप 20% तक एनरिचमेंट कर सकते हैं सिविल न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए। और ईरान ने JCPOA जब साइन किया था 2015 में, तो 3.67% पे वो राज़ी हो गया था, जो कि मेडिसिनल रिक्वायरमेंट है।
अच्छा, अमेरिका की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप देखिए तो वो हैं कि हर किस्म के फ्रेमवर्क से बाहर है रिक्वायरमेंट है। वो कहता है जी 3.67% भी नहीं है, आप 0% पे आ जाएं, यानी आपसे वो हक ही ले लिया जाए एनरिचमेंट का जो आपके पास है। अब अच्छा, ईरान कहता है कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे मैं टोल लगाऊंगा। वो इसलिए कहता है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके टेरिटोरियल वाटर्स में आती है और टेरिटोरियल वाटर्स में ईरान की जुरिसडिक्शन लग सकती है। उसने आज तक नहीं लगाई है लेकिन लग सकती है, और दुनिया की बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन पे एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं और जिस कंट्री के पास वो स्टेट होती है उसको पाबंद किया जाता है कि आप ये हकूक शिपिंग को देंगे और ये हकूक आपके, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो ईरान और ओमान इसको शेयर करते हैं अपने टेरिटोरियल वाटर्स में, तो वो भी वो यूएन क्लॉज के तहत कहता है कि मैं इस पे टोल लगा सकता हूँ। और वो इसलिए कहता है, जारी बात है कि उसको पैसों की ज़रूरत है। आपने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, उसका स्विफ्ट कोड आपने लिमिट किया हुआ है, एफडीआई आने नहीं देते, तेल गैस उस प्राइस पे नहीं बिकती जिस पे बाकी दुनिया में बिक रही होती है। तो उसको प्रॉब्लम्स हैं, उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यूज़ कर रहा है। अच्छा, अमेरिका कहता है नहीं जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। देखिए, जो इंटरनेशनल वाटरवेज हैं उन पे किसी मुल्क का कंट्रोल ना होना, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है दुनिया के ममालिक में, बट लॉ ये नहीं कहता है। अच्छा, ये भी लॉ से बाहर है। फिर अमेरिका कहता है आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंजेस हैं उनको लिमिट कर दें। ये भी उसके दिफा से रिलेटेड है ये चीज़। आप कैसे किसी मुल्क को कह सकते हैं कि भाई आपके मिसाइल की इससे ज़्यादा रेंज नहीं होनी चाहिए वरना हमें ख़तरा होगा या हमारे किसी हलीफ को ख़तरा होगा। मिसाइलों वाली तो मानना ही नहीं चाहिए इसराइल को। उससे तो बेहतर है कि अमेरिका से दोबारा लड़ाई लड़ लें, क्योंकि वो मिसाइल सारे उसके इसराइल के लिए हैं, वो उस पर तो ईरान को टिक के कायम रहना चाहिए जी। और देखें, एक और चौथी डिमांड की जी आपकी रिजीम हमें पसंद नहीं है, ये चेंज कर दें। यानी ये वो सारी डिमांड्स हैं जो मावरे कानून है। तो आज अगर ईरान ये डिमांड्स मनोवन मान लेता है तो क्या होगा? कल को अमेरिका किसी और मुल्क के ऊपर कहेगा अच्छा जी आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कम कर दें, आप अपनी हुकूमत गिरा दें, ये हमें पसंद नहीं है, आप अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है उसको 4% पे ले आएँ, आप इस इलाके को छोड़ दें, ये आपके अंडर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये तो मावरा कानून अगर हमने जीना है इस दुनिया में और जंगल का कानून रखना है, लगाना है, तो फिर तो अमेरिका की बात मानने में ईरान को कोई आर नहीं होना चाहिए। और अगर अमेरिका आज ये कह दे कि ठीक है जी एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तहत हम बातचीत करते हैं और आए बैठ के बात करते, तो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईरान मान जाएगा। JCPOA को देखें आप, JCPOA कितने 2 साल की निगोसिएशंस के बाद जो कुछ उसमें डिसाइड हुआ, इट वाज अंडर सम इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। वो UN चार्टर था, वो NPT था, जो भी था उसमें किसी न किसी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तहत वो कवर होता था, लेकिन ये डिमांड्स तो सारी कोई कवर ही नहीं होती हैं। तो मेरा ख्याल है बेटर सेंस विल प्रिवेल ऑन बोथ साइड्स। और अमेरिका मेरा ख्याल है वैसे ट्रंप साहब सर किसी इंटरनेशनल लॉ के तहत आजकल ऑपरेट नहीं कर रहे, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस के असूल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। कि वो प्रेसिडेंट को उठा के तेल के ऊपर कब्जा कर लिया है, यूरोपियंस को कह रहे हैं ग्रीनलैंड छोड़ दो नहीं तो मैं आके खुद कब्जा कर लूंगा। तो हिज अप्रोच इज नॉट कन्वेंशनल, वो कब्जा करने वाली अप्रोच है उनकी, धौंस और धांधली वाली। जी तो यही खतरा है बेसिकली। और ईरान अगर घुटने टेक देता तो फिर बाकी मुल्कों को तैयार रहना चाहिए कि अमेरिका किसी के ऊपर कोई भी डिमांड लेकर आ सकता है, कोई भी नैरेटिव बना के जंग कर सकता है। दुरुस्त है। जिलानी बात करें, जिलानी साहब जो फील्ड मार्शल का 3 रोज़ का क़याम था ईरान के अंदर काफ़ी गैर मामूली था, और उनकी जो टॉक्स का लेवल था या जो उनको वेलकम किया गया कि इराक़ी साहब उनको एयरपोर्ट पे आके एम्ब्रेस कर रहे हैं, और फिर जो टॉप टियर उनका लीडरशिप का उससे भी मिले, IRGC के लोगों से भी मिले, आर्मी के लोगों से भी मिले। तो अब ये जो सारा महवर था वहाँ से सुनने में आया कि वहाँ से वो वाशिंगटन से भी वो इंटरेक्ट करते रहे और उनको भी समझाते रहे कि दोनों कोई मिडिल ग्राउंड ऐसी आ जाए जहाँ दोनों राज़ी हो जाएं। तो आप सोचते हैं कि जो पार्ट 2 है, सेकेंड राउंड है इसका, अब फ्रूटफुल होना चाहिए, कुछ नतीजा निकलना चाहिए इसका? जी बिल्कुल सही आपने पाया। अपना फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो
एफ़र्ट्स हैं जो जिस तरीके से उन्होंने ईरान का दौरा किया, जिस तरीके से वो अपना अमेरिका की लीडरशिप के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, और बाकी भी जो ख़ित्ते के ममालिक हैं उनमें उनसे भी हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब के राब्ते हैं। तो इन तमाम का जो सा है, मेरा अपना ये ख्याल है कि इस एफ़र्ट्स की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। लेकिन नदीम मलिक साहब, एक चीज़ मैं ज़रूर करूँगा कि इन तमाम एफ़र्ट्स के बाद, जो कि मुझे यकीन है कि ज़रूर कामयाब होगी, जो एक हाइप नज़र आती है, मीडिया हाइप, वो भी थोड़ी सी मिसप्लेस्ड है। मसलन पहला दौर हुआ तो उसमें राउंड हुआ तो उसमें एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद इसी दौर में सारे के सारे मामला तय पा जाएँ। फिर जो दूसरा दौर अभी आ रहा है तो उससे पहले जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई हैं तो स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि जी ये पता नहीं मुज़ाकरात होंगे भी या नहीं होंगे, और ये कि अगर होते हैं तो हो सकता है कि इसी के अंदर सारे के सारे मामलात तय पाए जाएं। तो ये आप चाहे न्यूक्लियर का इशू हो, चाहे वो अपना मिसाइल इशू हो, चाहे सैंक्शंस इशू हो, चाहे हॉर्मुज़ का इशू हो, चाहे एसेट्स का इशू हो, या चाहे बाकी जो मसले रीजनल कंट्रीज़ के जो कंसर्न्स हैं, ये सारे के सारे हल तलब मसाइल हैं और उसमें काफ़ी वक्त दरकार होगा। लेकिन अहमियत इस बात की है कि मुज़ाकरात चलते रहें और दोनों साइड के दरमियान जो एक पेशेंस का मुजाहरा करना है वो बड़ा ज़रूरी है। और तीसरा ये है कि जो स्पॉयलर्स हैं उनको पीछे हटाया जाए, उनको डिस्करेज किया जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 2015 में JCPOA का मुआहिदा हुआ था ईरान और अमेरिका के दरमियान। आपको मालूम है कि उस मुआहिदे को अमली जामा पहनाने में 20 माह लगे थे। अब वो एक इशू था और उससे पहले मुझे ये मालूम है कि जो बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हुए थे JCPOA के लिए, उससे पहले बैक चैनल जो भी है वो भी काफ़ी अरसे से चल रहा था। तो अब वो एक मसला था जिसमें इतना टाइम लगा और फिर फाइनली वो उन्होंने एक अग्रीमेंट पे पहुँचे। लेकिन ये जो मौजूदा है जो इश्यूज़, उसमें तो 5-6 बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इश्यूज़ हैं और हर एक इश्यूज़ को आगे बढ़ाना, उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म डेवलप करना, उसका एक जो ईरान चाहता है कि जी गारंटीज़ भी हों, तो एक जो गारंटीज़ का जो मैकेनिज़्म बनाना कि कौन गारंटीज़ देगा कि ये जो भी फ़ैसले होते हैं वो इरिवर्सिबल होंगे। तो ये सारे के सारे मसाइल इस किस्म के हैं कि उसमें वक्त दरकार होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो गई है और जिस किस्म की पूरी दुनिया, अमेरिका, ईरान, हमारे ख़ित्ते के ममालिक, मिडल ईस्ट के ममालिक, जिस किस्म की मुआशी, सियासी और जो सिक्योरिटी के जो उनके मसले मसाइल डेवलप हुए हैं इस जंग के लिए, तो वो सब की ख्वाहिश ये होगी कि किसी न किसी तरीके से इन तमाम मसाइल का हल निकल आए और जंग ना हो। बिल्कुल सही। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जनरल तारिक साहब, बाज़ अगर बुनियादी इश्यूज़ को देखें फर्स्ट राउंड में, तो जो आखिरी लम्हों के अंदर जो डिफरेंस आया वो 0% न्यूक्लियर एनरिचमेंट और स्टॉक पाइल वाला, उससे पहले लगता था कि ये स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए टॉक्स 21 घंटे तक चलती गई। तो अभी इस राउंड से क्या आपकी होप्स क्या है कि ये आगे बढ़ जाएंगे आसानी के साथ, या इस न्यूक्लियर वाले मसले पर दोबारा अटकाव का शिकार हो जाएगा? देखिए, पहले भी जब आए तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में बातचीत हो चुकी थी और ट्रंप साहब का बयान भी आया था कि जो 10 पॉइंट्स हैं उसमें हम काफ़ी सारी हमारी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। और अब तो ये कह दिया, जैसे मैंने आपको पहले सेगमेंट में कहा कि जी ईरान में रिजीम चेंज हो चुकी है और स्मार्ट लोग हुए तो बड़ी अच्छी डील हो जाएगी लोगों की। तो कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो होगी। मैं कहता हूँ, मेरा ख्याल है एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कम से कम खोलना होगा, ये ब्लॉकेट इनको हटाना होगा। ईरान तो पहले ही कह चुका है कि हमने हटा दिया है, तो ये ट्रंप साहब को ब्लॉकेट्स को खोलना होगा। और दोनों का जो क्लेम है, देखें इंटरनेशनल वाटर्स हैं, ओमान का तो नाम ही नहीं आ रहा। टोटल 21 नॉटिकल माइल का वो पैच है जहाँ पे सबसे नैरोएस्ट है। 12 नॉटिकल माइल इनके हैं, 12 उनको 24 नॉटिकल बनता है। भाई वो तो टोटल विड्थ ही 21 नॉटिकल माइल है।
टेरिटोरियल वाटर से भी कम हो जाती है। इंटरनेशनल वाटर्स है, पहले जंगों में कोई जिक्र नहीं आया, जब से ब्लॉकेट लगा तो ही पुराना आया। तो पूरी दुनिया जिससे इफेक्ट होती है, आई थिंक दोनों ईरान और ये एक अमेरिका को जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना होगा अनकंडीशनली। अब जब खोलते हैं तो फिर ईरान का एक पॉइंट आ जाता है कि हमसे सैंक्शन हटाएं। जैसे आपने इंटरव्यू में कहा कि 100, मैंने भी देखा 100 से 120 अरब डॉलर कहते हैं, देखिए वो इन्हें ईरान को देने होंगे, अनफ्रीज करने होंगे, फिर न्यूक्लियर इशू आ जाता है। तो जब IAEA और यूनाइटेड अक़वाम मुत्तहिदा आपको इजाज़त देता है कि 3 से 5% तक आप न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए पीसफुल पर्पस इस्तेमाल कर सकते हैं और इवन 20% तक जा सकते हैं एनरिचमेंट, उससे बाद वेपन ग्रेड जहाँ तक तो उसको हमें अलाउ करना चाहिए, उस पर आई थिंक नहीं मान जाएंगे। और फिर वो आ जाता है इनका वो 450 किलोग्राम का। अब बेहतर तो यही है कि अब वहीं रखें, डिग्रेड कर लें, बजाय कि जैसे खबरें आ रही हैं पाकिस्तान को शायद देने को तैयार हो जाएं या रशिया ले जाएं, बजाय कॉम्प्लिकेट करें। जब ये 2015 वाला भी इनका एग्रीमेंट था तो उस वक्त भी आई थिंक रशिया के साथ इनका कोई अरेंजमेंट हुआ था, फिर तो वो दरमियान में सैंक्शंस दोबारा लगी ना, तो जब जून में वॉर हुई 10 दिन की इनकी इसराइल के साथ, तो देखिए सबसे पहले इनके अब्बास इराक़ची साहब रशिया पहुंचे फौरन। वो जो बातचीत टॉक उधर से सी चले गया रशिया, तो रशिया के साथ बड़ी कोलैबोरेशन है। और फिर देखें कैस्पियन सी से रशिया से लिंक्ड भी है, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चले ना चले, रशिया से बाय सी भी लिंक्ड हैं इन कैस्पियन सी, और उनके साथ ये एलाइज भी हैं। तो फिर वो चीज़ें आ जाती हैं। तो मेन इशू यही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, सैंक्शंस और न्यूक्लियर प्रोग्राम और इनरिच्ड यूरेनियम जो वहाँ पड़ा हुआ है। फिर आ जाता है प्रॉक्सीज का कि वो मामला किए जा सकते हैं, बट मेन 3 यही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, सैंक्शन और न्यूक्लियर। दुरुस्त है। तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ एग्रीमेंट डेफिनेटली होगा, वरना ट्रम्प साहब ये ना कहते कि अगर बातचीत चली तो शायद मैं खुद भी आ जाऊँ। एडमिरल फैसल साहब, जो कुछ तो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं अगर वो तय कर लिए जाएं तो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट उस प्रिंसिपल्स के ऊपर तो हो सकता है। टेक्निकल लेवल डिस्कशंस न्यूक्लियर के हवाले से काफ़ी अरसा चलेंगे, उसके बगैर ये मामला तफसीली तौर पर तय करना मुश्किल होते हैं। इसी तरीके से बाकी मामलात भी हैं, उसमें भी हो सकता है एक्सपर्ट ग्रुप्स को बैठना पड़े, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट डिज़ाइन हो सकता है। आप सोचते हैं कि ऐसी प्रोग्रेस मुमकिन है इस सेकंड राउंड के अंदर, या अभी मामला तूल खींचेगा? मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये सोचना कि एग्रीमेंट कोई हो जाएगा और दोनों साइड्स मान जाएंगी, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा दूररस है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल करीब में ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन मुझे ये ज़रूर नज़र आता है कि पेशरफ ज़रूर होगी। और जो आप बात कर रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सकता है जिस पे जो फर्दर बातचीत है वो की जाए, लेकिन इशू ये है कि एक तरफ ईरान है जिसने लड़ाई लड़ी है, नुकसान उठाया है, शहादतें उठाई हैं, लेकिन और वो मामलात को तहम्मुल से लेके चलने पर राज़ी है कि क्योंकि उसका एम ये है कि जो कुछ भी आज तय हो वो दूर रस हो, वो ये ना हो कि 6 महीने बाद दोबारा आप सब कुछ लेके पहुंच जाएं और फिर जारियत कर दें, 4 महीने बाद कर दें, साल बाद कर दें। वो कहता है ये जो तलवार 47 साल से मेरे सर पे लटकी हुई है इसको हटा दें यहाँ से, ये अब गिर गई है और अब ये दोबारा नहीं लटकनी चाहिए। तो ईरान एक्चुअली दूर अंदेशी की बात कर रहा है कि एक ही दफ़ा सारी मामला तय हो जाएं और फिर इस सारे किस्से से जान छूट जाए। जो दूसरी तरफ अमेरिका है वो मुझे नज़र आता है कि सिर्फ निकलने के चक्कर में कि मैं किसी तरह यहाँ से जल्दी से निकल जाऊँ और एक फेस सेविंग के साथ निकलूँ ताकि मैं अपनी जो डोमेस्टिक पब्लिक है उसके पास जाऊँ, डोमेस्टिक ऑडियंस के पास उनको बताऊँ कि मैंने इतने कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं और फिर जब बाद में कुछ होगा तो देखा जाएगा, दोबारा आ जाएंगे। ये मुझे दोनों में फ़र्क महसूस हो रहा है मुझे, और जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि रिफ्ट आ रही है बीच में। एक तो जो मैंने पहले बताया है कि जो लीगैलिटी ऑफ कंडीशंस हैं उसमें प्रॉब्लम है, और दूसरा ये जो उजलत और तहम्मुल मिजाजी है, ये दोनों कंट्रास्टिंग चीज़ें हैं, दोनों जो मुझे नज़र आ रही हैं इसमें। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का रोल इसमें बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि दोनों जो फरीकैन हैं उनमें एक तो डिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर बात है कि वो यकीन कर भी नहीं सकते और मेरा ख्याल है करना भी नहीं चाहिए। आप देखें कि 2 दफ़ा ईरान बातचीत कर रहा है और उसके ऊपर आपने अटैक कर दिया, फिर एक बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव बना के अटैक कर दिया, फिर आप जो डिमांड्स कर रहे हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान को दोनों का डालना ये सबसे खुशाइन चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान ख़ुद जंगों से गुजरा हुआ है, मुज़ाकरात से गुजरा हुआ है, मुआहिदों से गुजरा हुआ है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह सिचुएशन को समझता है, और पाकिस्तान भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में होगा कि बस एग्रीमेंट हो जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि जंग बंदी रहनी चाहिए,
जंग बंदी में कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। और ये जिस तरह के मामला ट्रंप साहब कर रहे हैं कि ब्लॉकेट लगा दिया, आप ये सोचिए कि इस वक्त 2 दफ़ा सीज़ फायर ब्रीच हो चुकी है, टेक्निकली ब्रीच हो चुकी है। अगर ईरानियन चाहें तो उनके पास ये हक महफूज है कि वो सीज़ फायर को, जो कि ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है, बलाए ताक रख के वो अमेरिकन शिप्स पे अटैक कर दें। क्योंकि जब आपने ब्लॉकेट का अनाउंसमेंट कर दिया तो ब्लॉकेट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, टेक्निकली इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। और आपने सीज़ फायर लगने के बाद ब्लॉकेट लगाया है, तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि भाई ये तो मैंने एक जंगी इकदाम कर दिया, आप आज अब आप ने रिटेलिएट करना है तो आप कर लें। फिर आपने उनके शिप पे कब्जा कर लिया, ये दूसरी दफ़ा ब्रीच हुई है सीज़ फायर। अच्छा, मैं ईरानियंस को थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा कि वो इस पे रिटेलिएट नहीं कर रहे, और मुझे लगता है कि वो बातचीत को एक चांस देना चाहते हैं, और वो यही चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए जो मसाइल हैं उनको हमेशा के लिए हम हल कर लें। तो उसमें कुछ दे करके हो जाएगा। जहाँ तक न्यूक्लियर की बात है, आप देखें JCPOA का अगर पढ़ें तो 3.67% पे आ गए थे। 600 kg एनरिच इनके पास यूरेनियम था जो रशिया को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था। और बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी ये पहले भी माने हुए हैं, अभी भी मान सकते हैं। स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे वो इसलिए टोल की बात करते हैं कि उनको पैसे चाहिए। अगर आप उनकी सैंक्शंस हटा देंगे, उनके एसेट्स अनफ्रीज कर देंगे, तो वो शायद स्टेट ऑफ होर्मुज़ को भी खोल देंगे जैसे पहले खुली हुई थी। प्रॉक्सीज उनकी ऑलरेडी कमज़ोर हो चुकी हैं, उसके लिए पैसे चाहिए उनको बहुत ज़्यादा, उनको रिवाइव करने के लिए, जो उनके पास है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ों पे वो मान जाएंगे अगर आप किसी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तहत करें और एक लॉन्ग टर्म मुआहदा करें। अच्छा जिलानी साहब, ट्रंप पाकिस्तान आने के हवाले से बार बार खबरें आती हैं और वो खुद अपने बयान से भी उसको तकवीयत देते हैं, कहते हैं कि मैं जा सकता हूँ। तो क्या अगर न्यूक्लियर के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मुझे लगता है कि कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर इत्तेफाक राय हो सकता है, डिटेल तो इनको काम करते हुए भी टाइम लगेगा। अगर न्यूक्लियर के ऊपर कोई ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होती है तो क्या ट्रंप साहब पाकिस्तान आ सकते हैं? मेरे अपना ख्याल में कि अगर तो मुज़ाकरात किसी स्टेज पे कामयाब होते हैं, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि वो उसके लिए वक्त दरकार होगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि, और मसाइल इस किस्म के नहीं हैं कि जो 1-2 मीटिंग्स के बाद हल हो जाए। ये मेरा अपना एक ज़ाती मैं तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी 40 साला जो डिप्लोमेटिक करियर है उसमें कई दफ़ा इस किस्म की नेगोशिएशंस का हिस्सा भी रहा हूँ। और हमारा भी एक एडवर्सरी मुल्क है जिसके साथ कभी कई दफ़ा मुज़ाकरात हुए, तो वो उसमें वक्त दरकार होता है और बहुत ज़्यादा पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये इतने इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूक्लियर का इशू है, बाकी सारे के सारे इश्यूज़ इस किस्म के हैं कि अगर एक अग्रीमेंट हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेंगे कि वो उनके दस्तखत अग्रीमेंट साइन हो। बिल्कुल, मेरा अपना भी यही ख्याल है जनरल तारिक साहब कि वो जो विक्ट्री ट्रॉफी चाहिए तो उन्हें न्यूक्लियर से मिलती है। बाकी तो लोग कहेंगे 28 से पहले हॉर्मुज़ वैसी खुली थी, आप करने क्या गए थे? तो विक्ट्री ट्रॉफी ढूंढने अगर उन्हें मिलती हुई तो ढूंढते हुए उसे पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। वो यही उन्होंने कहा है कि अगर इस ब्रेक थ्रू होती है तो मैं खुद पाकिस्तान चला जाऊंगा। और देखिए यहाँ उनके फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तानी आर ग्रेट पीपल। और एक ख्याल और रखे हैं मलिक साहब कि कल लास्ट डे है सीज़ फायर का, डेडलाइन भी आ गई। कल डेडलाइन 21-22 की रात को ये सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा। तो ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि वो 21-22 इससे पहले कि 22 की सुबह तक ये एक्सपायर हो, उससे पहले बातचीत हो, रास्ते निकलें और दुनिया को अमन का पैगाम जाए। बट पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो अल्लाह ताला ने दी है वो यूनिक है, और जो दुनिया को कोई मुल्क नहीं करा सका, अक़वाम मुत्तहिदा नहीं करा सका, पाकिस्तान देखिए अल्लाह ने उसकी किस्मत में इज़्ज़त लिखी कि दोनों कह रहे हैं कि हम ट्रस्ट भी करते हैं और मुज़ाकरात हुए तो वही होंगे। तो भाई तो दुआ है कि ये इनका पीस एग्रीमेंट भी हो और यही इस्लामाबाद में बैठ के दस्तखत भी हो, यही होगा। यहाँ से इस्लामाबाद रिकॉर्ड के नाम से ही उठे और इस इलाके से इंशाल्लाह ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। जनरल तारिक साहब, एडमिरल साहब और जिलानी साहब सबका बहुत साथ रहे। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।